जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है, इसका ये 5वां वीडियो आपके सामने है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को बेटा समझिए। इसमें कह रहा है निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम देवरागली तरंग दैर्घ्य वाला कण है। देखिए बेटा, जो बीटा कण, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन, ये क्या है? समान वेग से गतिमान है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बता रहा है इनमें से तरंग दैर्घ्य किस कण की ज्यादा होगी यहाँ पे बेटा। तो देखिए, यहाँ पे सूत्र क्या होता है? तरंग दैर्घ्य बराबर लेमडा बराबर एच अपॉन पी। पी हमारा बेटा यहाँ क्या है? संवेग है, तो पी बराबर होता है एम बी। ये भी आपको पता होगा ना। अब क्वेश्चन ने बोल दिया जो वेग है वो तो सेम है बेटा, एच भी हमारा फिक्स होता है। तो अब यानी कि तरंग दैर्घ्य निर्भर कर रही, तो सिर्फ और सिर्फ एम पे यहाँ पे निर्भर कर रही है बेटा। ठीक है, तो जैसे जिसका एम का वैल्यू क्या होगा बेटा, कम होगा, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि जब वैल्यू कम है तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा। तो अब इनमें से सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा बेटा? देखिए जी, ये इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा कण एक तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता 1.67 10 टू पावर माइनस का कितना हो जाएगा? 27। यही कुछ इसी के लगभग में न्यूट्रॉन का भी होता है। और इसका बेटा कितना होता है? 9.1 10 टू पावर माइनस का 31। और अल्फा कण तो बहुत ही भारी होगी, क्योंकि उसमें बेटा क्या है? अल्फा कण में 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए। ये तो प्रोटॉन का 4 गुना, न्यूट्रॉन का भी 4 गुना हो गया। अब हम इनमें समझ लेते। देखिए बेटा, इस पे पावर है -31, इस पे है -27। तो जिस पे पावर माइनस की ज्यादा होती तो वैल्यू कम होती, तो ये वैल्यू हमारी कम है बेटा। तो सबसे कम द्रव्यमान आपका बीटा कण का है। तो इस वजह से बेटा बीटा कण की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो सबसे अधिक होगी। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा? बीटा कण का। ठीक है बेटा। बड़ा समझिए, इसमें कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय सदिश यानी कि वेक्टर ई व वेक्टर वी के मध्य कलांतर होता है। तो इसमें बेटा कौन सही होगा? इसमें आपका दूसरा ऑप्शन यानी कि π/2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझिए, इसमें कह रहा 50 ओम के एक प्रतिरोध को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर नया प्रतिरोध होगा। बात को समझिए बेटा, जैसे कि हमारे पास कोई चालक तार है और उसका प्रतिरोध है 50 ओम। अब उसे खींच के उसकी लंबाई दोगुनी कर दी। कितनी कर दी? दोगुनी। तो नया प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा उस चालक तार का? तो यहाँ पर कहानी बेटा ये है कि जैसे यहाँ इससे ये आपके लिए बहुत यहाँ पे मोस्ट रहेगा बेटा। ये शॉर्ट में एक फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास कोई चालक तार है और उसका प्रतिरोध है R ओम। अब उसे खींच के उसकी लंबाई n गुनी, n का मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी। तो अगर n गुनी कर दें तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू R। इसे आप बेटा याद रखिए, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो जैसे अब इसी सवाल के लिए हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास 50 ओम प्रतिरोध है। कितना है? 50 ओम। तो शुरू में इसका प्रतिरोध कितना है? 50 ओम। अब कितना गुना कर दिया? खींच के 2 गुना। तो n का वैल्यू हो गया बेटा यहाँ पे 2। अब इस सूत्र में डाल दीजिए तो नया प्रतिरोध आराम से मिल जाएगा। तो R डैश बराबर n की जगह रखते हैं 2 और इसका स्क्वायर इंटू 50। 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 4 गुणे 50। तो जब गुणा करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 200 ओम। तो आपका आंसर कौन सा बेटा सही हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बेटा समझिए। इसमें कह रहा है कि 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी धारिताओं का अनुपात होगा। मतलब कहने का इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे 3 संधारित्र हैं और उन 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता है समान। पहले इसने जोड़ा है किसमें? देखिए बेटा, पहले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ दिया इसने, फिर जो धारिता तुल्य धारिता निकाली, फिर इसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर जो धारिता निकली उनका निकाला इसने क्या बेटा? यानी कि अनुपात निकाला। तो उसका अनुपात क्या होगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए हमने 3 संधारित्र हैं बेटा, इन्हें समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से जोड़ लिया और इनकी धारिता हमने मान ली C है। ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ने से इनकी तुल्य धारिता कितनी निकलती है? समांतर क्रम में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, उसके लिए बेटा फार्मूला होता है, सीधा सीधा हम लोग जोड़ देते हैं। तो C1 बराबर हो जाएगा C प्लस C प्लस C, है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ने पे जो धारिता इसकी निकली, तुल्य धारिता कितनी? 3C, 1 2 3, तो 3C हो गई। अब इसके बाद इन्हें जोड़ा है इसने श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुछ इस तरह से जोड़ा होगा बेटा, इसे ऐसे
तीन संधारित्र हैं और इनकी प्लेटों पर प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे आवेश होता है, वो तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, कोई खास जरूरी नहीं, बस हम आपको यहाँ पे बेटा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी भी जो धारिता होगी वो क्या होगी, इनकी धारिता भी बेटा सी होगी। अब इस तरह से जोड़ा तो श्रेणी क्रम के लिए बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो जोड़ेंगे तो उसकी तुल्य धारिता मान लिया निकली C2, तो ये अपोन में करके जुड़ेगा इस तरह से, ठीक है बेटा, ऐसे हो गया। अब इसका तुल्य धारिता निकलता है कितना, C एलसीएम में आ गया तो 1 + 1 + 1, तो यानी कि 3/C। अब देखिए इसे पलटेंगे ना तभी तो निकलेगा C2, तो यहाँ से बेटा निकलेगा यानी कि 1/C2 बराबर आएगा 3/C, तो C2 बराबर निकलेगा C/3। ये निकला बेटा श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, और ये निकला अपना किस में, समांतर क्रम में। अब हमें चाहिए इसका अनुपात, क्या चाहिए बेटा, अनुपात। तो अनुपात का क्या करेंगे हम लोग, अनुपात में C1/C2 निकालेंगे। C1 का मान है 3C अपोन, इसका वैल्यू बेटा कितना है, C/3 है, तो C/3। तो ये वाला 3 चला जाएगा अपना ऊपर, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9C बटा कौन है, C, तो C1/C2 ये से बेटा कैंसिल हो गया, तो C1/C2 बराबर 9/1। तो इसका अनुपात क्या निकलेगा, C1/C2 बराबर 9/1 निकलेगा। तो आपका बेटा आंसर इसमें कौन सा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिए बेटा बात समझिए, जो हमारा कह रहा वस्तु से बड़ा और आभासी, देखिए बेटा जो उत्तल दर्पण है ये क्या करता है, ये आभासी प्रतिबिंब तो बनाता है लेकिन ये बड़ा नहीं बनाता है। ये ऐसा काम केवल और केवल कौन कर सकता है, अवतल दर्पण कर सकता है, वो भी केवल एक स्थिति में, जब अवतल दर्पण के सामने बेटा, जैसे कोई हमारा अवतल दर्पण है उसके सामने ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में जब कोई हम लोग वस्तु रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है दर्पण के पीछे बनती है। कहाँ बनती है बेटा, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधी, और वस्तु से कैसी बेटा बनती है, बड़ी बनती है, ठीक। एक केवल और केवल एक कंडीशन यहाँ पे होती है, कब वस्तु रखी होनी चाहिए, F और P के बीच में, यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखे हो तब। बाकी के इधर जो बेटा 5 केस होते हैं उनमें जो प्रतिबिंब सभी में वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक बेटा, और दर्पण के सामने बनता है। तो इस पे बेटा वीडियो जो हमें डिटेल में आपको दे चुके हैं बेटा, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा अगर डिटेल में जानकारी चाहिए। तो फिलहाल में बेटा हमने आपको इतना बता दिया है कि जो हमारा अवतल दर्पण इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सुन बेटा समझिए, इसमें कह रहा है यदि दो उत्तल लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है तथा अपवर्तनांक 1.5 लेंस की फोकस दूरी होगी। यहाँ समझिए बेटा जैसे हमारे पास कोई इस तरह से द्विउत्तल लेंस है, तो अब इसकी जो R1 है वो क्या इधर नप रही, तो इसलिए R1 जो हम लेंगे वो उधर जो नपती है वो हमारी प्लस में रहती है, और ये इधर साइड होगी क्योंकि इसका सेंटर इधर मिलेगा, तो R2 है वो हमारी क्या होगी, माइनस की R होगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अब हमारा क्या है, एक सूत्र होता है 1/F बराबर n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे समझिए 1/F बराबर इसका वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 1 इसका वैल्यू हमारे पास कितना है R है, और माइनस 1 ये माइनस का R होगा, 1 माइनस का R, ठीक है बेटा। माइनस समझ में आ गया होगा बेटा ये क्यों लिया। देखिए अब बात समझिए, जैसे अब हम इस दूसरे वाले पृष्ठ की बात करें तो ये इस टाइप से ऐसे रहा होगा, तो इसका सेंटर इधर ही मिलेगा ना, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर साइड से होगी, तो इस वजह से ये माइनस मिलेंगे, और इस वाले की दूसरे वाले क्या होगा, अब जो इधर वाला हमारा पृष्ठ ये वाला, तो इसका सेंटर उधर साइड मिलेगा, तो ये उधर ना पाए इसलिए ये प्लस करा। ये हर एक केस में बेटा ये होता है। जैसे हम अगर बात कर लें इसकी, तो इसका सेंटर इधर मिलेगा तो इसलिए ये माइनस होगा, इसका सेंटर इधर मिलेगा तो इसके लिए प्लस होगा। अब हम इसे देख लेते बेटा, इसमें समझिए इसका भी सेंटर उधर ही होगा, इसका तो दोनों की प्लस होगी। ये चीज़ बेटा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ये इससे यहाँ कैंसिल कर देते, तो 1/F बराबर इससे ये घटाते हैं 0.5 बचता है ना, और इनटू यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा R, तो 1 + 1 तो मिलेगा 1/F बराबर 0.5 इंटू 2/R। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 1/R। तो यहाँ से हमारा हो जाता है F बराबर
इसे पलट देते हैं तो एफ बराबर आर के बराबर आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान होगा। यहाँ समझिए बेटा, जैसे हमारा कोई प्रकाश है, ये अभिलंब हो गया, अब इधर माध्यम हमारा सघन है और इधर माध्यम हमारा कैसा है, विरल माध्यम है। ठीक बेटा, अब कोई प्रकाश किरण इस तरह से आई है और इसने यहाँ पर जो कोण बनाया वो क्रांतिक कोण के बनाया, जो आपतन कोण है वो हमारा क्रांतिक कोण के बराबर है। तो इधर हमारी प्रकाश किरण कितना कोण बनाएगी, ये हमें पूछ रहा अपवर्तन कोण। तो देखिए बेटा, जब ये क्रांतिक कोण यहाँ पे बनता है तो ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से इधर निकल जाती है। ठीक बेटा, तो यानी कि ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। क्रांतिक कोण जब ही यहाँ पे बनेगा बेटा जब ये कोण 90 अंश होगा, क्योंकि क्रांतिक कोण की परिभाषा कहती, क्रांतिक कोण क्या होता है बेटा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। जब तक बेटा ये अपवर्तन कोण 90 नहीं बनेगा तब तक ये क्रांतिक कोण नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 90 अंश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्रांतिक कोण जब बना है, यानी कि आपतन कोण जब क्रांतिक कोण जब ही होगा जब अपवर्तन कोण का मान कितना होगा बेटा, 90 अंश होगा। ठीक है, तो साथ में बेटा आप इसे भी याद कर लें कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन क्रांतिक कोण कहलाता है बेटा, आपतन कोण। कब कहलाता है, जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 अंश हो। ठीक है बेटा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है बेटा, इसकी शर्तें भी होती हैं, कभी कभी आपसे पूछेगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसकी शर्तें बताइए। तो पहली बेटा इसकी जो शर्त होती है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है बेटा, दूसरी इसकी जो शर्त तो आपको पता ही है, यानी कि जो अपवर्तन कोण का मान कितना बनना चाहिए, 90 अंश बनना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कह रहा है समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q है। जब विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के मध्य गिरने दिया जाता है तब इनकी चालों का अनुपात होगा। मतलब बेटा यहाँ पर कह रहा है जो समान द्रव्यमान है दो कणों के और उन पर आवेश एक पर q है, दूसरे पे +4q है। ठीक है, इन्हें जब विरामावस्था से गिरने दिया जाता है किसी समान विभवांतर में तो इनकी चालों का अनुपात निकालना। देखिए बेटा बहुत आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, K बराबर होता है Q इंटू V। K बराबर क्यू बी कहाँ से आता है बेटा, देखिए हमारा B बराबर होता है W अपॉन Q। कार्य ऊर्जा प्रमेय की से क्या होता है, W गतिज ऊर्जा के बराबर रख देते हैं अपॉन में Q, तो K बराबर Q इंटू V मिल जाता है यहाँ से, है ना। अब देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है ये बेटा होती है 1/2 mv² बराबर QB, सही है ना। अब हम लोग पहले कण के लिए बात कर लेते हैं। प्रथम कण के लिए क्या होगा बेटा, प्रथम कण के लिए, तो प्रथम कण के लिए यहां से बेटा क्या होगा, 1/2 द्रव्यमान समान है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वेग के बारे में बात करना तो इसे B1 रख लेते हैं। आवेश प्रथम कण पे बेटा कितना होगा, इस पे Q आवेश है और क्योंकि प्रथम कण पर आवेश कितना है, Q है, तो यहाँ Q रहेंगे और B पे कोई छेड़छाड़ नहीं क्योंकि वैद्युत विभवांतर कैसा है बेटा, समान है। अब इसे डाल लेते हैं समीकरण 1। ऐसे हम लोग दूसरे कण के लिए देखते हैं बेटा, दूसरे कण के लिए, तो दूसरे कण के लिए यहां से क्या होगा बच्चा, तो 1/2 mv² बराबर, द्रव्यमान में कोई छेड़छाड़ नहीं, वेग में परिवर्तन यहाँ v2 कर दिया हमने, दूसरे कण के लिए हमें बात कर रहा है। और आवेश इसका बेटा कितना हो जाएगा, 4q, तो q की जगह कितना आएगा, 4q इंटू b, सही है ना। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब हमें वेग में अनुपात चाहिए ना, तो इसमें इसका भाग लगा देते हैं, तो हम लोग इसका बेटा भाग लगा देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो देखिए बेटा यहाँ से हम लोग भाग देंगे तो 1/2 mv1² बटा 1/2 mv2² बराबर, यहाँ पे आएगा अपना QV और बटा यहाँ है 4QB। QB से QB कैंसिल हो गया, m से m कटा, 1/2 से 1/2 कटा। अब बचा कितना, B1/B2 और दोनों पे स्क्वायर, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं
इधर बचा अपना 1/4। अब स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा तो v1/v2 अंडर रूट 1/4। तो यहाँ से बेटा निकलेगा v1/v2 बराबर 1/2। तो अनुपात अपना बन जाएगा v1/v2 1/2। तो अपना आंसर बेटा इसमें से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इसकी तरफ ध्यान दे बेटा, बोल रहा है कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर की त्रिज्या का गोलीय चालक मानने पर उसकी धारिता होगी। देखिए बेटा, यहाँ पर ये त्रिज्या कितनी, आर बराबर इसने मान लिया है 6400 किलोमीटर, है ना। अब यहाँ समझिए इसे हम लोग मीटर बनाते हैं तो क्या करेंगे, 6400 गुणे 10 पे पावर कितना कर लेते हैं 3, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यहाँ पे हमारे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मीटर में हो गई हमारी त्रिज्या। अब हमारे लिए धारिता का फार्मूला इसमें बेटा देखो, जो पृथ्वी होगी एक तरह से गोल यहाँ पे होगी जब त्रिज्या की बात की है, तो अब यहाँ पे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू आर। ये सूत्र हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और 4 देखिए 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है। अब इसे हम लोग पलट देते हैं तो क्या मिलेगा 4πε0 का मान 1/9 इंटू 10⁹ ये मिलेगा ना बेटा। तो इसका मान ये रख देते हैं और आर का मान ये रख देते हैं। तो सी बराबर 1/9 इंटू 10⁹ इंटू ये पूरा वैल्यू रख देते हैं 6400 गुणे 10 पे पावर 3। अब 9 का इसमें भाग लगा देते हैं, 9 देखिए लगाई 9 सत्ते 63। तो 7 बार पहले इसमें कोई मिल रहा क्या बेटा, देखिए यही हमारा हो जाएगा, है ना 9 सत्ते 63। फिर आगे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक बचा तो 9 एकम 9, है ना। फिर इसके बाद एक बचेगा 9 एकम 9। अब घातें देखिए बेटा यहाँ पे कितनी बचेंगी, देखिए 711 गुणे 10 पे पावर जी ऊपर जाएंगे और प्लस की है 6 पहले और ये हो गई माइनस की 9। तो यानी कि इतना हमें निकल आया -6। अभी ये बेटा फैरड में है, किस में है फैरड में। अब ये पावर हटा देते हैं तो 711 माइक्रो फैरड हमारा आंसर बिल्कुल सही ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसे समझिए बेटा। इसमें कह रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों ए हैं तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। यानी कि इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारा प्रिज्म कोण है ना, कौन है प्रिज्म कोण ए, तो उसका वैल्यू भी ए है और इसके बाद जो हमारा विचलन कोण है उसका मान भी ए है। तो हमें पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसे ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा प्यारा सा फार्मूला होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा 2 और सबके बटा कौन आता है साइन a/2, ऐसे होता ना बेटा। अब इनमें यहाँ पे मान रख देते हैं इसका, तो हमें मिल जाएगा n बराबर क्या मिलेगा बेटा साइन, इसकी जगह a, यहाँ तो a है ही, तो a प्लस a बटा 2 और सबके बटे साइन a/2, है ना। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं तो n बराबर मिलेगा साइन 2a बटा a और सबके बटे में कौन आएगा साइन a/2। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा साइन a बटा साइन a/2। देखिए बेटा एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, देखिए साइन 2a बराबर होता है बेटा साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। मैथ वाले होंगे बेटा उन्हें दिक्कत नहीं होगी, फिलहाल में आप बायो है तब भी आप समझ सकते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ समझिए जितना वैल्यू यहाँ रखा है उसका आधा यहाँ होता है। जैसे अगर हम यहाँ कर दें 4a तो कितना हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अगर हम यहाँ 2a तो a हो गया, अगर यहाँ 4a तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, अगर यहाँ 8a रखें तो यहाँ हो जाएगा 4a। मतलब जितना यहाँ रहेगा बेटा उसका आधा इधर रहेगा। तो अब हम बात करें अगर हम केवल a रखें तो हमें क्या मिलेगा साइन a का आधा, जब देखो 4 का आधा 2 था, 2 का आधा 1 था, तो 1 का आधा कितना आधा नहीं होगा यहाँ पे, तो a/2 हो जाएगा अपना, है ना। तो इस तरह से बेटा ये हम साइन a का वैल्यू यहाँ पे और रख देंगे, है ना। तो हमें मिल जाएगा n बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 और सबके बटा में कौन है बेटा साइन a/2। साइन से अपना साइन कट जाएगा ये, तो बचेगा 2 कॉस n बराबर क्या निकलेगा 2 कॉस a/2।
तो ये बेटा फाइनली अपवर्तनांक निकल के आया है। तो कौन सा हो गया सही, ये दूसरा सही हो गया है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।